हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल सिंह और आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देन फिर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके कुछ आपके क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। लेट्स सपोज Q1 एंड Q2 और ये दोनों पॉइंट चार्जेस सेंटर टू सेंटर जुड़े हुए हैं और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारी, हम मान लेते हैं मॉड ऑफ R। ठीक है, ये जो Q1 चार्जेस है ये प्लेस्ड है एट R1 पोजीशन वेक्टर पे। मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका कितना कहाँ पे प्लेस्ड है एट R1 पोजीशन वेक्टर पे। और मान लेते हैं इसकी जो पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्जेस की, मान लेते हैं Q2 प्लेस्ड है एट R2 पोजीशन वेक्टर पे। तो ये जो R वेक्टर है इसका हम अगर वेक्टर देखेंगे तो जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे, है ना, जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे R2 माइनस, हम क्या लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम इसे लिखेंगे जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर। जब हम 2 से 1 की तरफ आएंगे तो हम लिखेंगे, जब हम 2 से 1 की तरफ आएंगे तो हम लिखेंगे दैट इज ऑल्सो 2 से 1 की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो फर्स्ट वाला इस पे फोर्स लगाएगा, किधर रिपेल करेगा इस साइड, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेकेंड वाला इस पे फोर्स लगाएगा आपका इस साइड, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम इस फोर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू क्या मैग्नीट्यूड होगा आपका, ऑलरेडी आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R का स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हो रहा है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए। इसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके लिए डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या उसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो यहां पे हम यूनिट वेक्टर किसका लें, चलो, तो हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। अब इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर ले लेते हैं और उस वेक्टर का हम क्या निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हमने देखा इस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इस वेक्टर का हम क्या निकाल लेते हैं, हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस फोर्स की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो हाँ आपको याद होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए कैप। तो ए कैप क्या हो सकता है आपका, दैट इज अ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पे हमने इस वेक्टर का क्या लेना है, इस वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या लेना है, हमें यूनिट वेक्टर लेना है। तो हम इसे लिखते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऊपर लगा दिया हमने कैप, तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन
मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, इसका हम क्या ले लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 माइनस r2। और मॉड ऑफ r1 माइनस r2 आपका कितना है, दैट इज कॉल्ड द मॉड ऑफ r ही। मॉड ऑफ r1 माइनस r2 आपका कितना है, दैट इज द मॉड ऑफ r है। ठीक है, तो मॉड ऑफ r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस साइड यहाँ थोड़ा सा क्लीन करते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने बोला कि मॉड ऑफ r1 माइनस r2 कितना होता है, दैट इज अ मॉड ऑफ r होता है। तो हम इसको लिखते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दैट इज k q1 q2 अपॉन, हो जाएगा k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r को हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ r1 माइनस r2 मॉड, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ r1 माइनस मॉड ऑफ r2। ये स्क्वायर है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, दोनों जगह बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ये आपके आ गई, फोर्स निकल के आ गई। ठीक है, और फोर्स इस बार कैसी आपकी, मैग्नीट्यूड के साथ कैसी आपकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये आपकी जो फोर्स आई है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना। तो हम बस हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन का आप क्या ले लो, एक वेक्टर ले लो, उस वेक्टर का क्या ले लेंगे हम, यूनिट वेक्टर। तो हम देख रहे हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस साइड है, तो इस साइड का देख लेते हैं वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इस वेक्टर का हम क्या ले लेंगे, बस हम ले लेंगे यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू k q1 q2 अपॉन k q1 q2 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, r2 माइनस r1 का क्यूब, मॉड ऑफ r2 माइनस r1 का क्यूब इनटू दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हमारा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। होपफुली आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। हमने दो पॉइंट चार्जेस है, उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी कितनी है, मॉड ऑफ आर है ना। हमने बोला कि जो Q1 है वो R1 पोजीशन वेक्टर पे प्लेस्ड है और जो Q2 है वो R2 पोजीशन वेक्टर पे प्लेस्ड है। हमने मॉड ऑफ आर का हमने बोला कि जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 वेक्टर। जब हम 2 से 1 की तरफ आएंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, है ना। तो फर्स्ट वाला सेकंड पे इस साइड फोर्स लगाएगा तो लिखा हमने फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, सेकंड वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मान के चलते ये वाली फोर्स हम निकालते हैं, तो हम लिखे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू दैट इज द मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर। हमने देखा इस डायरेक्शन में फोर्स इधर है, तो उस डायरेक्शन में का हम क्या ले लेंगे, एक वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर का हम क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें पता है किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट, एक है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या उसके लिए उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हमने इस वेक्टर का क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। और हमने बोला कि जो जितना मॉड ऑफ r1 माइनस r2 किसके बराबर हो, मॉड ऑफ r के बराबर। बस वहां पे आपका क्या कर दिया, मॉड ऑफ r की जगह हमने r1 माइनस r2 का मॉड ले लिया और वो आपका नीचे कितना बन गया, क्यूब बन गया। सिमिलरली हमने निकाल लिया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो क्या क्या लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। पहला पॉइंट है, it is valid
only for point charges. ये केवल वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए. सेकेंड, it is valid only when the charges are in the rest. सेकेंड क्या है? सेकेंड बोल रहा है कि जो आपका चार्जेस हैं जब रेस्ट होंगे तभी आपका क्या आप लगा पाओगे? कूलम्स लॉ लगा पाओगे. थर्ड, it is valid when one of the charges are in rest and another in मोशन. थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि एक चार्ज अगर आपका रेस्ट पे और एक चार्ज आपका मोशन में, तब भी आप क्या लगा सकते हो? कूलम्स लॉ लगा सकते हो. तो ये आपके कुछ आपके लिमिटेशन थे कूलम्स लॉ के कि ये वैलिड ओनली क्या होगा आपका पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा. ये वैलिड कहाँ पे होता है? आप कूलम्स लॉ कहाँ पे लगा सकते हो? जब चार्जेस आपके कहाँ पे रेस्ट पे. और कहाँ लगा सकते हो? जब एक चार्ज आपका रेस्ट है और एक चार्ज आपका मोशन है, तब भी आप क्या है? कूलम्स लॉ लगा सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2. ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट है, ये आपका सेकंड बॉडी पे है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स कितनी लग रही है 2 पे, तो आप क्या लिखोगे? फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, आप लिखोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे, है ना. मान लेते हैं आपके पास एक Q1 चार्ज है, इसको फर्स्ट लिख देते हैं. एक आपका Q2 चार्ज है, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड बॉडी पे है. एक आपका Q3 है, हम बोल देते हैं थर्ड बॉडी पे है. और एक हम ले लेते हैं Q4, आपका फोर्थ हो गया. ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द हाउ मच द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेकेंड बॉडी, तो आप क्या लिखोगे? दैट इज द नेट फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी. तो आप Q2 पे आप फोर्स आप बताओ कि कितनी फोर्स लगेगी है. ओके, तो हम बोलेंगे 1 के वजह से भी सेकेंड पे फोर्स लगेगी, थर्ड के वजह से इस पे फोर्स लगेगी और फोर्थ के वजह से इस पे फोर्स लगेगी. तो हम क्या लिखेंगे इसे? फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4. तो अगर हम किसी बॉडी पे अगर हम देखा जाए कि उस पर फोर्स कितनी लग रही है, अगर यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं सेकंड बॉडी पे कि फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है, तो हमने देखा कि फोर्स क्या है? 1 के वजह से भी लग रही है, थर्ड के वजह से भी लग रही है और फोर्थ के वजह से भी लग रही है. तो हम बोलेंगे द नेट फोर्स, हम बोल सकते हैं द नेट फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी
इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो नेट फोर्स है सेकेंड बॉडी पे, हाँ ना, वो कितनी हो रही है, कितनी लग रही है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो हमारा निकल जाएगी कि नेट फोर्स कितनी होगी सेकेंड बॉडी पे। ठीक है, तो वेक्टर सम आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर सम आपका सिंपल एडिशन नहीं होता। ठीक है, आपका स्केलर टाइप का एडिशन नहीं होता। ठीक है, किसी दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना तो हम उसका क्या निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल is the vector sum, the net force on a charged particle is the vector sum of all the individual electrostatic फोर्स। किसी चार्ज बॉडी पे अगर हम फोर्स निकालेंगे सभी के वजह से, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आई होप समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। अच्छा, एक और बात इसमें यहाँ पे कि किसी थर्ड चार्ज आने की वजह से इस पे जितना फोर्स लग रहा था पहले उतना फोर्स अभी भी लगेगा। मतलब इन दोनों पे जितना फोर्स, ये एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहे थे, या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड पे जितना फोर्स लगा रहा था, थर्ड के आने की वजह से इनके फोर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जितना पहला 1 सेकंड पे लगा रहा था, तो थर्ड के आने की वजह से फर्स्ट भी अभी भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थर्ड के आने की वजह से या फोर्थ चार्ज के आने की वजह से आपका इनके बीच में जो फोर्स, ये जो फर्स्ट वाला सेकंड पे जो फोर्स लगा रहा है वो चेंज हो जाएगी। नहीं, जितना पहले लगा रहा था अभी भी उतनी फोर्स लगेगी। हाँ, कंडीशन क्या है यहाँ पे, बस होगा क्या कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी सेकंड बॉडी की थर्ड चार्ज आने की वजह से या फोर्थ चार्ज आने की वजह से क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। बट इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं नोट करके, the electrostatic force between two charged particle, the electrostatic force between two charged particle is independent of the presence of थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज आने की वजह से जितना पहला Q1 जितना इस पे Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स थर्ड चार्ज आने की वजह से भी लगाएगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा सेकेंड बॉडी पे थर्ड चार्ज आने की वजह से वो आपका चेंज हो जाएगा, बट इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी आपकी मान लेते हैं, इसकी साइड आपकी क्या होगी, आपकी इक्वल होगी, ए साइड मान लेते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल के वर्टेक्स पे हम चार्ज रखते हैं। मान लेते हैं ये आपकी बॉडी ए है और इस पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, ए। ये बॉडी बी है, इस पे चार्ज प्रेजेंट है कितना, इस पे भी चार्ज प्रेजेंट कितना है, क्यू।
ये ए ये है बॉडी कैपिटल ए मान लेते हैं, और यहाँ पे चार्ज कितना प्रेजेंट है Q। ये आपकी बॉडी B, यहाँ पे चार्ज कितना प्रेजेंट है Q, और ये बॉडी C, यहाँ पे चार्ज कितना प्रेजेंट है Q। सभी भी देख रहे हो आपका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सब जगह क्या है, इक्वल है। और कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है सब, ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, find the magnitude of net force on the charge at B। B पे आपको पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो B पे फोर्स कौन कौन लगाएगा आपका, A वाला भी लगाएगा और C वाला भी लगाएगा, है ना। अच्छा, तो पहले देखते हैं A वाला कैसा लगाएगा फोर्स। तो ये आपका पॉजिटिव क्यू, ये भी आपका पॉजिटिव क्यू है, तो ये क्या होगा आपका, फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्शन लगेगी। तो ये इस पर आपको क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा इस टाइप। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। और सी वाला इस पर फोर्स कैसा लगाएगा, ऐसा लगाएगा। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ठीक है। अच्छा, एक वेक्टर इस साइड है, एक फोर्स है आपकी इस डायरेक्शन में, एक आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें पता था कि नेट फोर्स ऑन बी हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स ऑन बी कितनी हो जाएगी, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। तो हमें क्या करना है, ये दो वेक्टर का क्या करना है, एडिशन करना है। ये दो वेक्टर फोर्स का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो आपका एडिशन आपका सिंपल एडिशन नहीं होगा, हमें ये क्या निकालना रहेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना रहेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला पता है क्या है, दैट इज एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू हम लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। F1 F2 क्या होंगे, आपके मैग्नीट्यूड होंगे, ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है फोर्स का, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का मैग्नीट्यूड कितना वो होगा, F1 और F2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसका, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का, और फिर हम निकालेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का। अगर इन दोनों वेक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम आता है तो आपका जो रिजल्टेंट होगा, आप या बोलो नेट फोर्स होगी कहीं बीच से जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो मान लेते हैं ये आपका Q1 चार्ज है और आपका ये क्या है, Q2 चार्ज। तो क्या हम लिखेंगे, Q1 हो गया आपका Q, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमें याद रखना है कि हमें साइन के साथ नहीं लेना है। मान लो कि अगर यहाँ पे -Q चार्ज होता तो हमें साइन के साथ नहीं लेना है कि हमें -Q लिखना है, हमें विदाउट साइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Q1 है तो इसको मान लिया Q, और ये Q2 है आपका, यहाँ पे भी क्या है, ये Q। तो क्या हो गया, KQ इंटू Q अपॉन इनकी बीच की जो कितनी डिस्टेंस है, A, तो A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A कितनी आ गई, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A आ गई। सिमिलरली अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू C का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी A है,
तो ये मान लो Q1 है और ये Q2, तो हम क्या लिखेंगे K इंटू क्यू और इनके बीच के डिस्टेंस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C कितनी आ गई, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आपका सेम है, तो डेफिनेटली जो इसका नेट फोर्स होगी वो ठीक यहाँ बीच से जाएगी। ठीक है, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको, हम बोलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू C। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो हम दोनों को मान लेते हैं किसके बराबर है, F के बराबर। ये अज्यूम कर लेते हैं, ये अज्यूम कर लिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने बोला कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू C इक्वल टू कितना है, बराबर F है। ठीक है, अब निकालते हैं ये दोनों वेक्टर का नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं थोड़ा। तो दो वेक्टर का आपका रिजल्टेंट निकालना, तो हम क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पता ही है क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f एफ टू कॉस थीटा। मान लेते हैं कि तो आपका F1 मान लेते हैं कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A है और F2 मान लेते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू C है। तो हमने देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, आई मीन मैं सपोज फॉर्मूला आपके पास क्या है, एफ नेट इक्वल टू निकालने का अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूँ कि F1 आप मान लो किसके बराबर है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A है, और F2 आप मान लो किसके बराबर है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C है। ठीक है, और मैंने अभी माना कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको हम किसके बराबर लिख रहे हैं, F के बराबर लिख रहे हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि F1 और F2 इक्वल टू कितना है, F है। क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एफ नेट हम निकालते हैं। ये हो गया एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ। अब बात आती है कि थीटा कितना होगा। देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना एंगल बनेगा हमारा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं थीटा की जगह cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3f स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक f बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका एफ नेट, एफ रूट 3। ठीक है, और अभी आपने f माना था, कितना था आपका, f था आपका KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू रूट 3। ये हो गया आपका एफ नेट। कहाँ पे कितना नेट फोर्स पड़ रहा है, B पे कितनी पड़ रही, इतनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों वेक्टर फोर्स का हमने क्या कर दिया, वेक्टर एडिशन कर दिया। तो वेक्टर एडिशन कैसे निकालते हैं, आपका रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने फार्मूला क्या है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं अभी भी हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी भी हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको थोड़ा सा नीचे बना, ठीक है। वर्टेक्स पे हमने यहाँ पे ए बॉडी रखा,
यहाँ पे B और यहाँ पे C। ठीक है, मैं A पे बोल रहा हूँ कितना चार्ज है मेरा, प्लस Q। ठीक है, यहाँ पे कितना है, प्लस Q, और यहाँ पे हम मानते हैं कितना चार्ज प्रेजेंट है, माइनस Q है। ठीक है, अच्छा अभी आपको निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स on the charge at A पे इस बार आप पे पूछा कि A पे कितना होगा नेट फोर्स। तो देखो क्या हो रहा है, A पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, B भी फोर्स लगाएगा और C भी फोर्स लगाएगा। तो देखो B वाला इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, दोनों के बीच में कैसा होगा, रिपल्शन। तो ये ऐसे जाएगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अच्छा, C वाला इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऐसे लगाएगा, तो ये हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ठीक है, अच्छा वही दो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन A क्या हो जाएगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑन A ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अब हम क्या करते हैं, अभी भी हमें क्या करना है, ये दो वेक्टर फोर्स, इन दो वेक्टर फोर्स का क्या करना है, एडिशन करना है। तो हमें क्या निकालें, रिजल्टेंट, उसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला एफ नेट निकालने का, दैट इज अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, F1 मान लेते हैं हमारी कितनी, फोर्स ऑन A ड्यू टू B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम सबसे पहले फोर्स ऑन A ड्यू टू B निकालते, उसका मैग्नीट्यूड, फिर हम फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो आपका जो नेट फोर्स होगी वो कहीं बीच से जाएगी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले फोर्स ऑन A ड्यू टू B देखते हैं, फोर्स ऑन A ड्यू टू B देखते हैं, कैसा है, रिपल्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे, मान लो ये Q1 हो गया, ये मान लो Q2 हो गया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको मान लेते हैं, इसकी साइड कितनी, A साइड है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, A है। तो हम क्या लिखेंगे, K Q, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, A, तो A का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर आ जाएगा, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। इसी टाइप से फोर्स ऑन A ड्यू टू C निकालेंगे। अब देखो ये आपका प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका ये क्या फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अभी हम केवल इसकी स्केलर की फॉर्म की बात करें, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड जब भी निकालते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, तो जो उसका साइन है यहाँ पे माइनस Q, आपको विदाउट साइन चार्ज यहाँ पे रखना है, विदाउट साइन चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको रखना है। यहाँ पे ये नहीं कि साइन उठा लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको साइन नहीं रखना है, तो हम लिखेंगे K Q इंटू Q, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, Q और Q है, तो हमें इसका साइन नहीं रखना है इस चार्ज का। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, ये भी कितनी, A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो देखो ये फोर्स ऑन A ड्यू टू C का भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहाँ, ऐसे बीच से जाएगा, है ना।
नेट फोर्स ऑन ए कितना यहाँ कहीं बीच से जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये थीटा कितना होगा, अच्छा ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री। तो ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए डी टू बी हम मान लेते हैं F1 फोर्स है, और फोर्स ऑन ए डी टू सी मान लेते हैं F2 है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना हो जाएगा, हम F एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम मान लेते हैं दोनों का फोर्स कितना F है, ठीक है। तो कुल मिला के F1 और F2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका F के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लीन करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा, हमें पता फोर्स ऑन ए डी टू बी इसको माना, फोर्स ऑन ए डी टू सी ये माना है, और दोनों फोर्सेस क्या आपस में उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको अज्यूम कर लिया F। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2। देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये 2F स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, √F स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो F नेट कितना हो जाएगा, √F स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, √F स्क्वायर दैट इज F, और F हमने कितना माना था, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेट फोर्स ऑन ए कितनी होगी आपकी, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास किस टाइप का शेप है, एक स्क्वायर शेप है। यहाँ पे मान लेते हैं A है, यहाँ पे मान लेते हैं B है, ये आपका C, ये आपका D, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मान लेते हैं चार्ज का कितना, Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, और यहाँ पे भी Q, ठीक है। सब जगह आपका चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना Q है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड चार्ज प्रेजेंट है। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। किस पे इस बार पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है सी पे कितना होगा नेट फोर्स। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी, ठीक है। तो सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, बी भी लगा रहा होगा फोर्स, डी वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, और ए भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो देखो जब बी इस पे फोर्स लगाएगा, देखो कैसा है, ये भी क्यू है, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, तो क्या होगा, रिपल्शन। तो आपका ऐसे आएगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। डी वाला इस पे फोर्स लगाएगा, देखो ये भी क्यू है, पॉजिटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अच्छा, तीनों फोर्स लगा रहा है, पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं ये दो वेक्टर को हम सॉल्व करते हैं, है ना। इन दोनों वेक्टर का हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। फिर जो रिजल्टेंट आएगा हम फिर देखेंगे ए वाला किस साइड डायरेक्शन में लगा रहा है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला वही आपका √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अच्छा, ठीक है। आप रिजल्टेंट बात करते हैं नेट फोर्स, तो क्या लिखेंगे, F नेट कितना हो जाएगा,
दैट इज अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, देखो पहले हम ये दोनों का निकालेंगे, फिर फोर्स ऑन A ड्यू टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A देखेंगे। इन दोनों वेक्टर फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा और ये वाला जो फोर्स लगा रहा होगा, उन दोनों की हम डायरेक्शन देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं। वेक्टर सम कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के। ठीक है, अच्छा तो पहले हम फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो कितना होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड। ये Q1 है, ये मान लो Q2 था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अच्छा इसका साइड मान लेते हैं, ये भी कितना A है, A। तो ये Q1 है, ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी A है, तो क्या लिखेंगे K इंटू Q बाई आपका क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे? फोर्स ऑन C ड्यू टू D निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये मान लेते हैं कि ये Q1 है, ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी A, तो हम क्या लिखेंगे K इंटू Q और इनके बीच की डिस्टेंस A का स्क्वायर। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू D कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका सेम है। तो दो फोर्स का जब मैग्नीट्यूड आपका वेक्टर फोर्स, इन दोनों वेक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ बीच से जाएगा ऐसे। ठीक है, बीच से जाएगा इनका नेट फोर्स। तो इस बार हम मान लेते हैं फोर्स ऑन सी डी टू बी किसके बराबर? F1 के बराबर, और फोर्स ऑन सी डी टू डी किसके बराबर? F2 के बराबर। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम भी अगेन इस बार अज्यूम कर लेंगे फोर्स ऑन सी डी टू बी इक्वल टू फोर्स ऑन सी डी टू डी इक्वल टू कितना मान लेंगे? F मान लेंगे। जैसे अभी पुराने क्वेश्चन में क्या, फोर्स ऑन सी डी टू बी इक्वल टू फोर्स ऑन सी डी टू डी इक्वल टू F एज्यूम कर लेंगे, कितना? F के बराबर है। तो F1 F2 भी कितना हो जाएगा आपका? F के बराबर होगा। सॉल्व करते देखते कितना आता है। ठीक है, अच्छा इस बार जो थीटा है, देखो इन दोनों वेक्टर फोर्स के बीच का एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है ना? ठीक, तो थीटा इस बार कितना आपका? 90 डिग्री है। तो ये क्लीन करते हैं। तो हम लिखेंगे अंडर रूट F1 की जगह भी क्या आ जाएगा? F का स्क्वायर। F2 की जगह भी क्या आ जाएगा आपका? F का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2F इंटू F। थीटा कितना है? 90, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। क्या बचा आपका? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2F स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2F स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा? एक F बाहर निकाल लेंगे, आपका कितना बचा? F रूट 2 आ गया। तो आपका जो F नेट आ रहा है कितना आ रहा है? F रूट 2, और अपना F आपने अज्यूम कितना किया था? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर था। तो हम F नेट लिखेंगे, F नेट आपका कितना आ गया? दैट इज K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 2। कंफ्यूज मत होना, ये नेट फोर्स ऑन C नहीं निकल रहा है, ये दोनों वेक्टर फोर्स का F नेट निकल रहा है। अभी नेट फोर्स ऑन C निकालना बाकी है। ठीक है, तो देखो ये दोनों वेक्टर फोर्स का आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है या नेट फोर्स आ रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे। अब देखते फोर्स ऑन C ड्यू टू A कैसे लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन पे आपका इन दोनों वेक्टर फोर्स का जो रिजल्टेंट है, उसी लाइन पे आपका क्या है? आपका फोर्स ऑन C ड्यू टू A है। इसी ही सेम लाइन पे आपका फोर्स ऑन C ड्यू टू A है। तो हम इन दोनों क्या करेंगे? हम इन दोनों फोर्सेस का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे।
तो इनका क्या होगा आपका सिंपल एडिशन। जब कोई दो फोर्सेस सेम लाइन पे रहेंगी तो इनका क्या होगा आपका सिंपल एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेट फोर्स ऑन सी कितना आ जाएगा, तो क्या हो गया एफ नेट हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल इंटू रूट टू। तो नेट फोर्स ऑन सी आप लिखोगे, नेट फोर्स ऑन सी हम लिखेंगे दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस इन दोनों वेक्टर फोर्सेस का रिजल्टेंट या नेट फोर्स बोल रहे हैं। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2। अब प्रॉब्लम आ रही है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बेसिकली आपका ये क्या होगा डायगोनल की लेंथ होगी। तो आपके स्क्वायर की जो डायगोनल की लेंथ होती है वो कितनी होती है आपका, ये A है ये A है, आप निकाल सकते हैं। ये मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या बनेगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगी हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा आपका A√2 हो जाएगा। तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी K इंटू क्यू, ये दोनों आपका चार्जेस का मैग्नीट्यूड आ गया K इंटू क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है A√2। तो A√2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा A का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो कितना आ गया KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। एफ नेट अभी आपने निकाला KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर अंडर √2, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर और ये आ रहा है KQ स्क्वायर बाई आपका आ रहा है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर अंडर √2। अच्छा, इनमें से कॉमन क्या निकाल लेते हैं, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस √2, ये आ गया नेट फोर्स ऑन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कंसीडर करें हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 4Q। आपसे क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन of third charge that is Q, so the net force on third charge is, so the net force on third charge is 0। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है आपका Q और दूसरा है आपका 4Q। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो कितनी है आपकी, मान लेते हैं वो R है। आपसे पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज को हम Q को कहाँ पे प्लेस करें कि जो उस पर जो नेट फोर्स लगे वो कितना आ जाए 0। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं आउट मतलब ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन दीज 2 चार्जेस कहाँ पे आपकी नेट फोर्स आपकी थर्ड चार्ज की जो उस पर नेट फोर्स आएगी वो कितनी आनी चाहिए 0 ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेस पे। तो पहले हम कंसिडर करते हैं आउटसाइड में। मान लेते हैं यहाँ पे आपने थर्ड चार्ज रखा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं थर्ड। तो मान लो यहाँ पे रखा पहले, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा किधर, इधर की तरफ। तो लिखोगे आप फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सेकेंड वाला भी फोर्स आपका किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इस साइड सेम डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स इस बार आपके 0 तो होगी नहीं। ठीक है, अब इस साइड रख के देख लेते हैं, यहाँ कहीं पे 0 हो रही है क्या, थर्ड चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला भी इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसी फोर्स होगी, रिपल्शन है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव।
ये प्लस क्यू है मान लेते हैं, ये आपका +4 क्यू है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव, तो कैसा होगी फोर्स, कैसे होगी, रिपल्शन होगी। तो फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, तो लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सेकेंड की वजह से देखो फोर्स किधर लगेगी, थर्ड पे, वो भी आपकी सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये दोनों वेक्टर फोर्स भी आपकी कैसी, सेम डायरेक्शन, तो इस बार भी आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो चलते थर्ड चार्ज को इन बिटवीन दीज टू चार्जेस पे रखते हैं। मान लेते कि थर्ड चार्ज को हमने कहां पे रखा, यहां पे रखा, ठीक है। तो पहला वाला इस पे फोर्स लगा है किधर, इस साइड, दैट इज द रिपल्शन, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अच्छा, सेकेंड वाला इस पे देखो फोर्स किधर लगाएगा, आपका रिपेल करेगा, इस साइड जाएगा रिपल्शन, तो लिखोगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। तो इस बार आपकी नेट फोर्स 0 होगी, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर है, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। बट अब बात आती है कि इसको क्या मिड पॉइंट में रखना है कि कहां पे रखना है। तो हमेशा जो थर्ड चार्ज आएगा उसको हम, अगर उस पर नेट फोर्स आपको 0 देखनी है तो उसको हम कहां रखेंगे, छोटे वाले चार्ज के पास में रखेंगे। क्यों रखेंगे छोटे वाले चार्ज के पास में, लेट सपोज अगर आप यहां पे रखते बीच में कहीं पे, तो ये 4Q की वजह से जो मैग्नीट्यूड बन रहा होता वो Q की वजह से उतना मैग्नीट्यूड नहीं बन पाता, है ना, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट, इसके लिए जो डिस्टेंस है यहाँ पे मिड पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगी आपकी, कम रहेगी, है ना, डिस्टेंस कम रहेगी तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बट अगर मैं इसी Q चार्ज को छोटे वाले चार्ज के पास में ला दूं तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा और वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका Q के बराबर आ जाएगा, छोटे वाले चार्ज के बराबर। तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये बनाएगा छोटा वाला चार्ज, उतना ही मैग्नीट्यूड आपका कौन बनाएगा, ये बड़ा वाला चार्ज, ठीक है। तो मान लेते हैं प्लस Q से इस Q की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं x, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं इधर का, तो याद रखना अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज पे जो फोर्स लगेगी, है ना, थर्ड चार्ज पे जो, या आप जो थर्ड चार्ज जो प्लेस करोगे उस पर जो नेट फोर्स लगेगी 0, वो कहाँ लगेगी, इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर चार्जेस का नेचर सेम है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज को आप कहाँ रखोगे, इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। और हमेशा याद रखना कहाँ पे रखोगे, छोटे वाले चार्ज के पास में रखोगे, ठीक है, ओके। तो इस पे देखते हैं। अच्छा, तो नेट फोर्स मान लें यहाँ पे थर्ड पे आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अच्छा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 कितनी होगी, देखो ये मान लेते Q1 और ये मान लेते Q2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, x है, तो हम लिखेंगे कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, x है, तो x का स्क्वायर। अब निकालते फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तभी तो जाके आपका नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तभी हम क्या लिख पा रहे हैं, F31 इक्वल टू F32, नेट फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल टू नेट फोर्स ऑन 3, आई मीन नेट फोर्स नहीं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्यों, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितनी आपकी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, देखो इसकी मेन तो आपकी डिस्टेंस है, मान लेते ये आपकी डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस आपकी x है, आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी, ये, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, r माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे k, यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना 4Q, और ये वाला मैग्नीट्यूड कितना स्मॉल q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस x का होल स्क्वायर। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। हमें क्या निकालना था, नेट फोर्स इस पे चाहिए था कितना, 0, तो इस थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करेंगे, अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो इनके इन बिटवीन दीज टू चार्जेस पे रखेंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड चार्ज होगा हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में होगा, क्योंकि जितना ये मैग्नीट्यूड बना पा रहा होगा उतना ये भी बन रहा होगा, तभी आपका इस पर नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 हमने निकाल लिया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू
2 हमने निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, इसका देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल हो गया, क्यू से कैपिटल क्यू भी कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू। इसको इधर ले आते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखना कितना आ गया, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, आर माइनस एक्स बाई एक्स का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 4 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आर माइनस एक्स बाई एक्स, अंडर रूट 4 आया और 4 को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कितना आ गया 2। अब एक बार हम पॉजिटिव 2 वैल्यू लेके देखते हैं और एक बार माइनस 2 वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। तो आर माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 2, तो x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो r माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया। ये x उधर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, 1/3 r। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, इसी टाइप से हम एक निगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो हम ये लिखेंगे r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2। देखो ये x उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x। ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो -2x प्लस x कितना हो जाएगा आपका, -x आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -x, मतलब x निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, -r आ जाएगा। तो देखो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। तो लेंथ आपकी क्या, आपकी जो लेंथ होगी वो पॉजिटिव होती है कि निगेटिव लेती है, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो आपका जो नेट फोर्स है, मतलब क्यू चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, 1/3 पोजिशन ऑफ r पे रखेंगे। तो आपका जो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/3 r। हमेशा आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये वाला 2 पॉइंट चार्जेस ले, उनके बीच के डिस्टेंस हमने r माना, हमें थर्ड चार्ज रखना है कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कहाँ होगी, हमेशा अगर चार्जेस का नेचर सेम होगा तो कहाँ पे होगी, इन बिटवीन दीज 2 चार्जेस पे होगी। और हमेशा कहाँ पे रखेंगे, छोटे वाले चार्ज के पास में रखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, इस पे एक क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यू और ये मान लेते हैं पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव 4 क्यू, और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, r है, ठीक है। अब आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा कि थर्ड चार्ज की पोजीशन हम कहाँ पे प्लेस करें। थर्ड चार्ज मान लेते हैं अभी क्या Q है और ये मान लेते हैं -4Q, निगेटिव है। अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स कितनी हो, 0 हो। तो एक बार हम यहाँ पे मान के देखते हैं। चल पहले हम बीच में कहीं पे रखते हैं, और बीच में कहाँ, छोटे वाले चार्ज के पास में। ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकेंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, ओके। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा। तो लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब नेगेटिव वाले के हिसाब से देखते हैं, -4Q है और ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या फोर्स लगी, अट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो इस बार हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो गया। तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस बार नेट फोर्स क्या होगी, 0 नहीं होगी। हमें नेट फोर्स 0 चाहिए तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। पर यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट नहीं, यहाँ पे क्या हो गई है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। तो याद रखना, जब चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा तो आपको थर्ड चार्ज इन बिटवीन दीज 2 चार्जेस पे नहीं रखना है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच में इस बार आपका थर्ड चार्ज आप प्लेस नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे, क्योंकि इस बार देख रहे हो दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन हो गया। तो इस बार नेट फोर्स इस पे 0 नहीं हो पाएगी अगर थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो कहाँ पे प्लेस करेंगे, अब बात आती कहाँ, कहीं तो करेंगे, है ना, कहीं तो होगा आपका 0 इस पे। चलो तो देखते हैं, पहले यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है।
तो इसकी वजह से देखो फोर्स कैसी लगेगी आपकी, अट्रैक्शन, तो लिखोगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और इसकी वजह से फोर्स इस पे कैसे लगेगी आपके, देखो रिपेल करेगा, तो क्या होगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सॉरी ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 हो जाएगा। हाँ, इस बार देखो आपका फोर्स का क्या हो रहा है, आप बोल सकते हो कि इस बार दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है कैसा, अपोजिट है। मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगी, 0 हो सकती है। ठीक है, एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कंडीशन बन रही, तो यहाँ पे भी आपका देखो, यहाँ पे भी कंडीशन कुछ बनेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, आपको रिपेल करेगा, तो लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और ये वाला क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसे आप लिखोगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो यहां पे भी आपका क्या हो रही है, नेट फोर्स आपकी 0 हो रही है। ठीक है, तो कहां पे रखें, वहां पे रखें कि यहां पे रखें। अगेन यहां पे आपको सेम फंडा आपको यहां पे अप्लाई करना है कि हमेशा जो नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज पे जो होगी 0, वो हमेशा कहां पे रखना है, छोटे वाले चार्ज के पास में रखना है, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड ये बना पाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड ये वाला बना पाएगा। अगर यहां पे आप रखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका चार्ज इससे कंपैरिजन में क्या बड़ा है, ये निगेटिव, ये मत समझना कि निगेटिव है मतलब वैल्यू इसकी छोटी है, नहीं नहीं, चार्ज आपका निगेटिव है बट मैग्नीट्यूड वाइज देखो ये कितना है, 4q है, ये कितना q है, वो उससे चार्ज बड़ा है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो मतलब ये छोटी वैल्यू, नहीं, वो चार्ज, उसका चार्ज कैसी बॉडी है, बॉडी कैसी चार्ज बॉडी आपकी निगेटिवली चार्ज बॉडी है, पर वो मैग्नीट्यूड वाइज बहुत बड़ा है, 4q है, ये इससे q 4 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन। तो जितना मैग्नीट्यूड ये बना पाएगा उतना ये वाला मैग्नीट्यूड यहां पे नहीं बना पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें थर्ड चार्ज को कहां पे रखना है, छोटे वाले चार्ज के पास में। तो जितना ये वाला यहां पे इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड बनेगा फोर्स का, उतना ही आपका बड़े वाले चार्ज की वजह से भी यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि अपोजिट चार्जेस होगा नेचर का, जो नेट फोर्स होगी थर्ड चार्ज पे, है ना, वो आउटसाइड होगी, इन बिटवीन नहीं होगी, वो आउटसाइड होगी। और कहां पे होगी, हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में होगी। बाकी सेम आपको वही फॉलो करना है। ठीक है।